मैंने पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आज इसी को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पंच महाभूत हैं उनका हमारे स्वास्थ्य के साथ रोग और वास्तविक उपचार का क्या वैज्ञानिक आधार है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे पंचभूत एकदम बैलेंस स्टेट में होते हैं तब हम पूरी तरह से हील होते हैं। तो इसलिए पहले हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जैसे ये मानव शरीर पिंड है वैसा ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। ऐसा वैदिक सिद्धांतों में बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि और मानव शरीर एक ही मूलभूत प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग और तंत्र के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रत्येक जीवित प्रणाली पंच महान तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से निर्मित है। इसलिए हम अपने जीवन में न सिर्फ मानव बल्कि जो भी हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं वो सब भी हमारी ही तरह 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इन 5 तत्वों को सामूहिक रूप से हम पंच महाभूत कहते हैं। ये केवल भौतिक पदार्थ ही नहीं है बल्कि प्रकृति के 5 सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हमारे शरीर की संरचना, ऊर्जा, कार्यप्रणाली, चेतना और जीवन के प्रत्येक आयाम का संचालन करते हैं। इसलिए मानव शरीर को ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप, जिसे हम माइक्रोसोम कहते हैं, वो माना गया है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये 5 महाभूत भिन्न भिन्न अनुपातों के अंदर उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं जिन्हें हम अस्थियां और मांसपेशियां कहते हैं, ये हमारे पृथ्वी तत्व की प्रधानता को दर्शाती है। हमारे शरीर में जो रक्त है और शरीर के समस्त जो जल तत्व है वो जल तत्व की अभिव्यक्ति है, मतलब वो जल तत्व का स्वरूप है। जो हमारा पाचन तंत्र है ये हमारा अग्नि तत्व द्वारा संचालित होता है। हमारा सांस लेना, रक्त संचार या हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सब वायु तत्व पर आधारित हैं। जबकि शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर में व्याप्त प्रत्येक नाड़ी और जहाँ जहाँ भी रिक्त स्थान है वो सब आकाश तत्व के कारण ही अस्तित्व में हैं। ये 5 तत्व कभी भी एक दूसरे से पृथक कार्य नहीं करते बल्कि निरंतर एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को संतुलित बनाए रखते हैं। आकाश सभी तत्वों का आधार है। यह केवल भौतिक रिक्त स्थान नहीं है बल्कि विस्तार, ध्वनि, स्पंदन, संचार और चेतना का प्रतीक है। शरीर में उपस्थित प्रत्येक कोशिका का आंतरिक स्थान, रक्तवाहिकाएं, हमारा जो श्वसन मार्ग है, पाचन तंत्र, मस्तिष्क के रिक्त स्थान और सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग, नाड़ियाँ आकाश तत्व के कारण ही कार्य कर पाते हैं। यदि हमारे बीच में स्पेस ना हो तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी यही तत्व सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान, ध्यान और उच्च चेतना का आधार बनता है। इसलिए जब आकाश तत्व संतुलित रहता है तब व्यक्ति मानसिक रूप से खुला, रचनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहता है। इसकी कमी मानसिक संकीर्णता, जड़ता और सृजनात्मक क्षमता में कमी लाती है। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हमारा अंदर आकाश तत्व संतुलित होता है तो हमारा जो मानसिक रूप से हम खुले हुए होते हैं, हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नए नए विचार हमारे अंदर आते हैं, हम आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पाथ की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। लेकिन यदि यही तत्व हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बुद्धि छोटी, हम मानसिक रूप से छोटा सोचने लगते हैं, जड़ता आ जाती है, मतलब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमारे अंदर क्रिएटिविटी कम हो जाती है। जबकि इसकी अधिकता व्यक्ति को वास्तविकता से दूर, अत्यधिक ज़्यादा कल्पनाशील, असंतुलित और सामाजिक रूप से अलग थलग बना सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आकाश तत्व का हमारे शरीर में स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। इसी तरह हम यदि मतलब आकाश तत्व हमारे शरीर का प्रथम तत्व है। दूसरा आता है वायु। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वायु तत्व है वो अलग नहीं है, वायु के अंदर ही
आकाश समाया हुआ है। ये बात हमें गुरुदेव बताते हैं कि वायु में ही आकाश तत्व समाया हुआ है। तो वायु के अंदर 2 तत्व हैं, एक आकाश तत्व और दूसरा वायु। अब हम यदि वायु की बात करें तो वायु गति, संचार और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शरीर में होने वाली प्रत्येक गति, जैसे हम सांस ले रहे हैं, श्वसन, हमारे अंदर हृदय की हमारी जो धड़कन है, हमारे अंदर रक्त का संचार हो रहा है, रक्त अपने आप ही बह रहा है, या हमारी जितने भी तंत्रिकाएं हैं वो अपने आप ही संकेतों का संचार करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं हाथ गर्म चीज़ पे लग गया, आप तुरंत से उसे हटाते हो, है ना। तो यहाँ पर स्पीड से आपने हाथ हटा लिया ना, या हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो अपने आप ही संकुचित हो रही हैं। हमारा जो पाचनशील है, पाचन तंत्र है, मतलब जैसे आपने खाना खाया तो खाना अपने आप ही हमारा मुंह के थ्रू मतलब नीचे जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर पचता है, तो उसके अंदर गति हो रही है। तो जहाँ भी ये गति हो रही है, यहाँ पर किसका काम है? वायु का काम है। या हमारा जो विचार आते हैं हमारे अंदर, जो विचारों का प्रवाह है, ये भी वायु तत्व के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो आयुर्वेद में वर्णित 5 प्रमुख तरह के मतलब प्राण बताए गए हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसी वायु तत्व की विभिन्न कार्यात्मक रूप है, मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी वायु तत्व की विभिन्न कार्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं ये। तो संतुलित वायु शरीर में उचित रक्त संचार करती है, हमारे शरीर में लचीलापन लाती है, तीव्र प्रतिक्रिया करने की क्षमता देती है। मान लीजिए आपने कोई बात सुनी और आपको वो बात ही समझ में नहीं आ रही, है ना। एक है कि आपने तुरंत से बात को पकड़ लिया, या फिर आपकी जो सोच होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है और आपके अंदर जो मानसिक रूप से स्थिरता बनी होती है। ये वायु तत्व के एकदम बैलेंस्ड, मतलब जो आपका सकारात्मक स्वरूप है, जब बैलेंस स्टेट में है आपके शरीर में वायु तत्व, उसको बताता है। इसके विपरीत यदि वायु तत्व कमज़ोर है तो सुस्ती रहेगी, है ना, कब्ज़ रहेगी, आपका जो पाचन शक्ति है वो धीमी हो जाएगी, आपके रक्त संचार में कमी हो सकती है। जबकि इसकी यदि और ज़्यादा अधिकता हो जाए तब आपको चिंता, भय, अनिद्रा, गैस, जोड़ों का दर्द, कंपन, शुष्क त्वचा, मतलब आपकी ड्राई स्किन, और मानसिक रूप से आप अस्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? असंतुलित वायु तत्व के कारण। ठीक है। इसी तरह हम तीसरे तत्व की बात करते हैं, वो है अग्नि। अग्नि का जो काम है वो है परिवर्तन, मतलब रूपांतरण, और जो हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका सही रूप से उस ऊर्जा का मतलब काम कर पाना, ये अग्नि तत्व का काम है। जैसे आप भोजन को पचाते हैं तो पोषक तत्व होते हैं, है ना। जब खाना पच जाता है तो उसके बाद हमारी जो आंतें होती है उनके अंदर जो तत्व होते हैं वो शरीर उसको सोख लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। इसी तरह से एंजाइम्स की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कोई भी हम शरीर में खाना खाते हैं वो एंजाइम्स के द्वारा ही कहते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, मतलब टूटता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, या हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, या सेल के अंदर जो हमारी कोशिका है उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या हमारी जो इम्यून पावर है, या हमारे शरीर का जो तापमान है, ये सभी हमारे शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अग्नि तत्व के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो हम यदि मानसिक स्तर पर देखें तो अग्नि बुद्धि का, विवेक का, स्मरण शक्ति का और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। तो जिसकी बुद्धि तीव्र है, जिसके अंदर विवेक है, संयम है, जिसके अंदर याद करने की शक्ति अच्छी है और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति है, उन सब के अंदर अग्नि तत्व संतुलित है। जब अग्नि हमारे शरीर में संतुलित होती है तो हमारा पाचन जो है वो उत्तम होता है और हमारा जो शरीर है वो सदा ऊर्जावान बना रहता है। हमारी जो इम्यून पावर है, जिससे हमें रोगों से बचने में मतलब मदद मिलती है, वो हमारा मजबूत बना रहता है और हमारा मन भी स्पष्ट होता है और सदा उत्साह से भरा रहता है। जबकि अग्नि तत्व की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे क्या होगा? जो चीज़ पचा रहा था खाना तो आपको अपच हो जाएगा, मतलब आप खाना खाएंगे लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा। भूख की कमी हो जाएगी, थकान हो जाएगी, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, प्रतिरक्षा में कमी हो जाएगी, मतलब आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और आप मानसिक रूप से जड़ हो जाएंगे, मतलब आपको बात समझ में ही नहीं आएगी। तो वहीं यदि अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए शरीर में तो एसिडिटी होने लगती है, ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो अल्सर होने लगता है, शरीर में सूजन आने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है और हमारे अंदर जितने भी ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने लगती हैं।
और गुरुदेव हमें बताते हैं कि जब अग्नि तत्व ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो अपने आप ही मरने लगती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि क्यों गुस्से में लाल पीले हो रहे हो। तो पीलापन किस लिए आ जाता है कि जो शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो पीले रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अगला तत्व है वो है जल तत्व। तो जल का है, जल ऐसा तत्व है जो जीवन को पोषण देता है। ये जो तत्व है ये शीतलता का, है ना, एकता का, पोषण का, संतुलन का प्रतीक है। तो हमारे शरीर में जो रक्त है या जो लिम्फ है या सलाइवा है जो हमारे अंदर लार होती है, या जितने भी पाचक रस हैं जो खाने को पचाते हैं, या जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर जितना भी द्रव है, या हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, या जोड़ों के अंदर जो हमारे बीच में तत्व रहता है जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, और ये सब के सब जो सेल के अंदर ये हमारे पूरे शरीर में जल तत्व है उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह पोषक तत्वों के परिवहन का मतलब अवशिष्ट पदार्थों का, अब यदि आपके अंदर जल तत्व ना हो तो शरीर में जो आपके खाना है वो अच्छे से सोख नहीं पाएगा, है ना। जो मल है शरीर से वो ढंग से निष्कासित नहीं हो पाएगा, तो आपको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन इस तरह की चीज़ें रहेंगी। शरीर का जो तापमान है वो भी जल तत्व नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान का जो नियंत्रण है, या जो हमारे शरीर सेल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य रूप से अपना काम तभी कर पाती हैं जब जल तत्व हमारे शरीर में नियंत्रित रहता है। जब जल तत्व नियंत्रित होता है तो मानसिक स्तर पर हमारे अंदर क्या होता है, प्रेम होता है, करुणा होती है, सहानुभूति होती है, हमारा जो इमोशनल भावनात्मक संतुलन है वो हमारा बना रहता है। और यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो हमारी त्वचा जो होती है, स्किन, वो ड्राई हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है, जोड़ों के अंदर जकड़न आ जाती है, गुर्दे की जो हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ जाती हैं, और मानसिक रूप से कठोरता उत्पन्न हो जाती है। यदि जल की अधिकता हो जाए शरीर में तो क्या होगा, तो सूजन आ जाती है, मोटापा आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा कफ रहना, और आपको आलस्य बढ़ जाता है। तो इसी तरह से लास्ट जो हमारा 5वां तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है वो हमारे अंदर स्थिरता का, संरचना का, शक्ति का और सहनशीलता का प्रतीक है। यदि हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, मांसपेशियां हैं, मतलब मसल्स हैं, हमारे दांत हैं, टीथ हैं, है ना, हमारी त्वचा है, हमारे बाल हैं, नाखून हैं, ये सब पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यही तत्व शरीर का हमारे क्या देता है, आकार देता है, हमें दृढ़ता देता है, हमें स्थायित्व प्रदान करता है। तो मानसिक स्तर पर हम यदि पृथ्वी तत्व को देखें तो वो हमें धैर्य देता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, हमारा आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, हमारा दृढ़ संकल्प होता है, और भावनात्मक रूप से हम स्थिर होते हैं। मतलब कोई भी बड़ी बात भी हो जाए तब भी इंसान उसको ढंग से सहन कर लेता है। जब पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है तब हमारा शरीर भी मजबूत होता है, हमारी हड्डियां स्वस्थ होती हैं, हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, मतलब मजबूत होती हैं, और हमारा मन भी स्थिर रहता है। यदि इसी पृथ्वी तत्व की शरीर में कमी हो जाए तो हमारी हड्डियों का क्षय होने लगता है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा वजन घटने लगता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, और हम अस्त व्यस्त मतलब अस्थिर हो जाते हैं। जबकि पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाए तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। उसके अंदर ज़्यादा मतलब क्योंकि वो मोटा हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, है ना, फाइब्रोसिस हो जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर सकती है। मतलब वो जैसे हैं बस बैठे रहना चाहते हैं ना, जैसा वैसा वाला व्यक्ति होता है। तो हमें ये समझना है कि दरबार हमें बताता है कि इन 5 तत्वों का संतुलन ही हीलिंग है। तो जब हमारे 5 तत्व पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं तो वो हमारी हीलिंग है। इस तरह की हीलिंग या इन 5 तत्वों का जो संतुलन है वो मॉडर्न साइंस में बिल्कुल मिसिंग है, राइट। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि जब हमने बात की आकाश तत्व की, फिर हमने कहा वायु तत्व है, तो वायु तत्व में 2 तत्व हैं जिसमें आकाश शामिल है, ठीक है। वायु के बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि हमारा तीसरा तत्व है। हमने देखा कि अग्नि तत्व के संतुलित होने से, उसके घटने या बढ़ने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो अग्नि तत्व है उसमें आकाश और वायु दोनों जुड़ा हुआ है, तब अग्नि तत्व बना। इसके बाद तो जो चौथा तत्व आता है वो है जल तत्व। तो जल तत्व के अंदर आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों तत्व समाहित हैं, फिर जल तत्व बनता है। और जो हमारा आखिरी तत्व है पृथ्वी तत्व, उसमें चारों तत्व समाये हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये चीज़ के 5 तत्व
से मिलकर के मतलब जो हमारा पृथ्वी तत्व है उसमें बाकी के चारों तत्व समाये हुए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहली बार हमें दरबार द्वारा बताई गई। इसलिए आज पूरी साइंस ऐसा मान के चलती है, आप कहीं भी साइंटिफिक लिटरेचर में देख सकते हैं कि पानी के अंदर सिर्फ 2 तत्व होते हैं। पानी में 2 तत्व नहीं होते, पानी के अंदर 4 तत्व होते हैं। कौन सा? आकाश, वायु, अग्नि और फिर जल बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम यदि साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो हमारी जो फंक्शनल स्टेट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारी जो डायनेमिक फंक्शनल बैलेंस है, वो उसके अंदर ये 5 तत्व अपने आप में संपूर्ण होने चाहिए। आयुर्वेद कभी भी ये नहीं कहता कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर आकाश तत्व 20% होना चाहिए, जल तत्व 30% होना चाहिए या पृथ्वी तत्व 25% होना चाहिए। ये क्या है कि आयुर्वेद बताता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि मतलब 3 तरह की उसके अंदर प्रकृति बताई गई हैं। तो उस प्रकृति के मुताबिक, उसकी आयु के मुताबिक, या जैसा सीज़न चल रहा है, वो किस तरह का खाना खा रहा है, वो किस तरह का जीवन बिताता है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, तो इन सब के आधार पर ये 5 तत्व किस तरह से उस व्यक्ति के अंदर बैलेंस स्टेट में होने चाहिए, ये बात जाननी है। इसलिए स्वास्थ्य का जो आधार है वो ऐसा नहीं है कि ये इतना % होना चाहिए, इतना % होना चाहिए, वो हर व्यक्ति के मुताबिक अलग अलग है, वो उस व्यक्ति के मुताबिक अलग अलग है। आप सोचिए ये बात अपने आप में कितनी गहरी है। आज हम जो भी खाना खाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, ये सब क्या है? बेहोशी का जीवन है, बेहोशी से भरा हुआ जीवन है कि जहाँ हमें यही नहीं पता कि हमारी स्वयं की प्रकृति क्या है। हमारी स्वयं की प्रकृति क्या है? जैसे किसी की पित्त की बॉडी है, जैसे कहते हैं वात, कफ और पित्त। पूरा आयुर्वेद 3 बात को कहता है कि आपकी बॉडी वात, कफ और पित्त, इन 3 टाइप में से बनी हुई है। अब यदि आपकी वात की बॉडी है और आप कफ और पित्त वाला खाना खाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर ये 5 तत्व असंतुलित होंगे ही होंगे। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तभी हमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं। असंतुलन के कारण ही कई रोग हो जाते हैं। जैसे हम अनुचित भोजन खा रहे हैं, हमारी प्रकृति कुछ और है, हम भोजन कुछ और खा रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, या हम इस तरह के जितने भी मतलब कहते हैं ना कि पॉइजनस, जैसे रख के आपने खाना खा लिया, आपको लग रहा है कि फ्रिज में खाना रखा था लेकिन उसके अंदर तो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। हमारा सोने का एक टाइम है लेकिन आपकी जो पूरा दिन है वो बिल्कुल अनियमित है। नींद की कमी है आपके अंदर कोई एक्सरसाइज आप नहीं करते, आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो व्यायाम का अभाव हो गया। आपके अंदर मानसिक तनाव हो गया, आपके अंदर भय है, आप ज़्यादा क्रोध करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, शोक करते हैं, नेगेटिव आपके अंदर विचार आते हैं, भावनात्मक रूप से आप मतलब दूसरों को हर्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवन का चलना है। ठीक है, तो यदि जब इस तरह का जीवन चलता है तो यही जो आपका व्यवहार है, जो गलत खान पान है, ये आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं जिनसे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो असंतुलित हो जाती हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा चक्र हैं, आप देखते हैं कि हमारे अंदर 7 ऊर्जा चक्र हैं। ये 7 ऊर्जा चक्र ठीक से ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाह नहीं कर पाते, तो हमारे जो चक्र होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। हमारा जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो वीक हो जाता है और आध्यात्मिक स्तर पर हम बातों को समझ नहीं पाते, हम धर्म की राह पर चल नहीं पाते, है ना। तो ये जो विकृतियां हैं हमारे अंदर, ये हमारे इन महाभूतों को संतुलित नहीं रख पाती। यदि हमारे शरीर में इन 5 महाभूतों में से असंतुलन उत्पन्न होता है ना, तो इसका प्रभाव यदि किसी एक में भी असंतुलन होगा तो उसका प्रभाव बाकी के अन्य जितने हमारे महाभूत हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि ये 5 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उदाहरण हम इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में अग्नि तत्व कम हो गया। अब अग्नि तत्व कम होने से क्या होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं पच पाएगा, है ना। जब खाना पूरी तरह से नहीं पचेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से वो शरीर में जहरीले पदार्थ निकालेगा, टॉक्सिन बनने लगेंगे। तो ये जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बने, अब ये कहाँ जाएंगे? ये वहाँ पे तो रह नहीं सकते। आपके शरीर में जितनी भी मतलब वेन्स हैं, जैसे ना कहते हैं नाड़ियाँ हैं, ये उनके अंदर या आपके ब्लड के अंदर प्रवाह करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो नाड़ियाँ हैं, आपने कभी अपना शरीर देखा होगा तो कितनी बारीक बारीक महीन महीन नाड़ियाँ हैं, उनके चारों ओर ये जाकर के टॉक्सिन्स जुड़ जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। और जब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, जब एक तत्व खराब हो गया,
असंतुलित हो गया तो इससे बाकी के जो तत्व हैं वो बाधित हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब आपकी जो छोटी छोटी आर्टरीज और नाड़ी मतलब जिनमें से खून का प्रवाह हो रहा है, जब उनका रास्ता ब्लॉक हो गया तो जल का संतुलन अपने आप ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लड है आपका, जो खून है, वो इन्हीं नाड़ियों के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाना है। जब जल सही से जा नहीं पाएगा तो जल के साथ ही क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है ना। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हम हर समय क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जल मतलब एक टॉक्सिन के बनने से, एक अग्नि के कम होने से आपके शरीर में जल तत्व बिगड़ा, जल तत्व से आपके शरीर में वायु अस्थिर हो गई। और जब एक सेल को, जो कोशिका है जो आपके शरीर में काम कर रही है, जब उसे पर्याप्त मात्रा के अंदर अग्नि नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, वायु क्या है, ऑक्सीजन, मतलब जिससे शरीर का पोषण हो रहा है, तो पृथ्वी तत्व जो सेल है वो भी उसका जो बनावट है वो भी अफेक्ट होने लगेगी, है ना। तो इस प्रकार रोग जो है वो किसी अंग का नहीं होता, बल्कि संपूर्ण रूप से ऊर्जा के प्रवाह का होता है। और ये आपका जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो आपकी आंतरिक शरीर है ना, जो आपका फिजिकल बॉडी भी है, इन सब के अंदर ये व्यवस्था बिगड़ने लगती है। ये सारे जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर मिसिंग है। इसलिए मॉडर्न साइंस आज ट्रू हीलिंग की बात नहीं करती, है ना। वो क्या करते हैं, वो जो भी दवा बनाते हैं उन दवाओं को बनाने का एक आधार है। वो रोगों के, जो आपको कोई भी डिजीज़ दिखाई देती है वो एक लक्षण के रूप में दिखाई देती है, वो उस लक्षण के आधार पे आपको कोई गोली दे देते हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है, दर्द के आधार पर उन्होंने आपको एक पेन किलर दे दिया कि आप ये गोली खाओगे सही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस कारण से आपके शरीर में दर्द हो रहा है उसका असली कारण ये है कि आपके शरीर में जिस जगह पर दर्द हो रहा है वहाँ पर खून का प्रवाह नहीं हो पा रहा। खून का प्रवाह क्यों नहीं हुआ? जैसा वही मैंने आपको बताया कि जब आपका पेट ठीक नहीं होता तो आपके शरीर में खाना अपचा रह जाता है, जिससे टॉक्सिन रिलीज होते हैं, और यही टॉक्सिन आपके ब्लड में जाकर जहाँ पर आपकी ये वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, जिनमें खून का प्रवाह होता है, इसको ये बाधित कर देते हैं। और उनके बाधित होने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिलता। खून जब नहीं पहुँचता तब ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपने उस सिस्टम को ठीक नहीं किया। आपने क्या करा, आपको पेन हुआ, आपने पेन किलर खा ली। तो यदि हमें ट्रीटमेंट से हीलिंग की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इन पंच महाभूतों का जो प्राकृतिक संतुलन है इसको समझना होगा। हर व्यक्ति को अपनी जैसा बॉडी टाइप है उसके अनुकूल ही खाना खाना चाहिए। तो जब ये 5 तत्व आपके संतुलित अवस्था में आ जाएंगे, उनके अंदर प्राणों का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगेगा, आपका पाचन सुधरने लगेगा, आपके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगेगा, आपकी रोग प्रतिरोध जो क्षमता है, जो इम्यून पावर है, जो आपको बीमारियों से बचाती है, उसकी क्षमता बढ़ने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा, और तब आपकी चेतना का विकास होगा। हमारा जो सोल, माइंड और बॉडी, ये तीनों के तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो शरीर का उपचार है वो शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उस शरीर का उपचार बहुत ही गहराई से सूक्ष्म शरीर के साथ और सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर के साथ, इन तीनों स्तर पर संतुलन को स्थापित करना है। तो जब हम ये सोच करके काम करेंगे कि हम आज अपना जो जीवन है वो मतलब ऐसे ही बिता रहे हैं, है ना, कुछ देखने में बिता रहे हैं। आप कभी ये सोच के देखिए कि आप जो कुछ भी सुनते हो, देखते हो, वो सबका सब आपके मन के अंदर चला जाता है। जैसे आप इस समय मेरा वीडियो भी सुन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सुन रहे हो ना, कल भी आपको ये याद रहेगा कि आपने मेरा ये वीडियो सुना है। तो ये जो आपको याद रहा, ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आप में चला गया। आप सोचो, आज अनलिमिटेड मोबाइल में प्लान्स हैं, आप सारा दिन लोगों से कितनी बातें करते हो, सारा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हो। जो देखते रहते हो वो आपके शरीर में, मतलब आपके मन, चित्त, वृत्ति और स्मृति, जैसा गुरुदेव बताते हैं, आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर होता जा रहा है, संचित होता जा रहा है। आज सारा दिन इंसान अकेलेपन में बैठा कुछ ना कुछ देख ही रहा है, तो आपको नहीं पता कि उसको भी ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ता है, उसको भी आपके शरीर में कैसे वो इन्फॉर्मेशन रहे, उसका भी पूरा एक मैकेनिज़्म है ना। तो हम यदि सारा दिन ही अपना इन्हीं सब चीज़ों में दिखा देंगे और एकांत में रहेंगे ही नहीं, तो हम कैसे स्वस्थ होंगे? हम अपने शरीर के इन 5 तत्वों को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे फिजिकल रूप में, तब तक हम स्वस्थ कैसे होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हमारी परंपराएं थी, उनके अंदर हम सात्विक भोजन खाते थे। वो भोजन जो मतलब प्राण ऊर्जा से भरा हुआ है,
प्राकृतिक आहार खाते थे। हमारी जो बहुत सारी आज डिजीज़ ऐसी हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। हमारा जो सोने का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, वही बिल्कुल अव्यवस्थित है। इसलिए जो दिनचर्या है वो एकदम सुव्यवस्थित होनी चाहिए, है ना। योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जो दरबार हमें बार बार ध्यान की बात बता रहे हैं, हमें मंत्र जाप बता रहे हैं, या हम यज्ञ करते हैं, हम अग्यारी जलाते हैं, हम पूरी तरह से समय पर जो बताया जाता है, जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि हमें 9 से 12 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। वो समय एक ऐसा समय होता है जब हमें ड्रीमलेस स्टेट होती है। तो हमारी जो स्लीप है, जब जितनी ज़्यादा डीप होगी उतना ही ज़्यादा हम जल्दी स्वस्थ होंगे। और हमारे ये स्वस्थ रोज़ का करना है, हमें अंदर से शरीर की सफाई रोज़ की करनी है ना। और जब भी किसी से मिलना है तो हमेशा सदाचार को याद रखना है। अभी गुरुदेव ने बताया कि न्याय के 9 भाग हैं, तो हमें जीवन में कुछ भी मिले, हमें एक दूसरे के प्रति सदा आभार व्यक्त करना है। तो इसलिए जो हमारा शरीर है, हमारी वो पूरा का पूरा जो शरीर है, इसमें होने वाली जो हमारी बीमारियां हैं, वो हमारे हर कर्म के साथ जुड़ी हुई है। इन 5 तत्वों को बताने का सिर्फ अर्थ था कि इंसान ये सोचता है कि मैं आज क्यों हूँ। यदि वो इन बातों को गहराई से नहीं समझेगा तो पंच महाभूतों को अपनी बैलेंस स्टेट में लाने में उसको बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो प्राणों के प्रवाह को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए, अपने मन को, शरीर को, हमारा जो चेतना है उसके साथ एकदम कोऑर्डिनेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को बहुत गहराई से समझें। यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी प्रश्न आए कि हमें कैसे इस तरीके से मतलब अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए, तो जब आप अपने ऊपर सिर्फ ध्यान देंगे तब आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे ही होंगे। और आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, इस फिज़िकल बॉडी को कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं है। आपके जीने के लिए भगवान ने आपके जीने के लिए माँ प्रकृति बनाई। प्रकृति ने आपको सभी तरह का आहार दिया, उन्होंने ऑयल्स भी दिए, उन्होंने फूड भी दिया, उन्होंने जल भी दिया। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर 70 to 80% सिर्फ वाटर है ना। और आज आप कितना खाना ऐसा खाते हैं पूरा दिन भर में जो पानी से भरा है। पानी कैसा? पानी वो नहीं जो पानी आप बाहर पी रहे हैं। जो पानी आप पीते हैं वो डेड वाटर है। जो पानी आपके शरीर को चाहिए वो लिविंग वाटर है। तो इसलिए आपको अपने शरीर की, जिस तरह हम घर की सफाई रोज़ करते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर के अंदर की सफाई भी करनी है। शरीर के अंदर को सफाई करने के लिए आपको रोज़ सुबह या दिन में कई बार जल से भरा भोजन खाना चाहिए। अधिकतर हम लोग बैठे रहते हैं एक जगह पर, तो जल से भरा भोजन खाना चाहिए ताकि आपको नेचुरल जितना भी चाहे आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और उनके अंदर कुछ ना मिलाएं, वो जैसी हैं उन्हें उन्हीं रूप के अंदर खाएं। तो आपके शरीर में जल तत्व जाएगा, जल तत्व बढ़ेगा। जल तत्व के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मेटालाइंस, सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसलिए शरीर को आपको नेचुरल जो फूड है, जो जैसा मतलब प्रकृति के अंदर उपलब्ध है, उसे उसी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। शरीर को रोज़ सफाई करें। जब आप खूब सही मात्रा में फल और सब्जियां खाते हैं, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, जो भी उस सीज़न के अंदर आ रही है, उसको आप 15 दिन खाने से ही आपका स्वास्थ्य ना बदल जाए तो आप मुझे कमेंट में लिख के जा सकते हैं। बात इतनी सी है सिर्फ कि हम आज सब कुछ भूल गए कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कोई चीज़ कितनी देखनी चाहिए। आज हर तरफ हमारे चारों ओर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, यदि हम अपनी बुद्धि को बंद करके रखेंगे तो हमारे लिए स्वस्थ होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बातों को बहुत गहराई से समझना है और अपनी दिनचर्या को बदलना है। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता था पहले, है ना, कि सुबह नेचर के साथ साथ मतलब हमारा दिन होना चाहिए। हम सुबह ही उठ जाएं और सुबह से ही हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में हम अपना ध्यान करें, है ना, अपना नाश्ता खाएं। नाश्ते में अपने पेट में क्या डाल रहे हैं? हमें जल से भरपूर चीज़ें डालनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो आप सब्जियों के रस डाल सकते हैं अपने शरीर में, फलों के रस डाल सकते हैं। रस चाहिए, रस का ज़्यादा आहार होना चाहिए। हो सके तो वीक में एक बार पूरा व्रत रखें जिसमें आप पचा हुआ खाना अपने शरीर को दें। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि चिकित्सा अपनी जगह पर है और खान पीना अपनी जगह पर है। यदि हम दवाएं खा कर अपने शरीर को बीमार डालें, उससे अच्छा ये है कि आप अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक अपने सही फूड का चुनाव करें। अपने जीवन को
प्रकृति के साथ आप 15 दिन बिता कर देखें, सिर्फ 15 दिन में आपकी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी। दरबार की चिकित्सा आपकी इनर जितनी आंतरिक शरीर हैं उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर रहा, इस पूरी धरती पर कोई नहीं कर रहा। लेकिन क्या है कि जो बाहरी शरीर है उसकी चिकित्सा आपको अपने आहार से ही आप कर सकते हैं, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि आप कितने लंबे समय से बीमार थे, कितने लंबे समय से बीमार थे, तो आपका शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ना। उसके अंदर ना दरबार की ऊर्जा को लेने की क्षमता है और ना ही उसके अंदर मतलब आंतरिक ताकत है। तो आंतरिक ताकत कब आएगी? जब अग्नि बढ़ेगी, है ना। तो शरीर में जब आपके शरीर में अग्नि बढ़ेगी तब आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। आपको ये भी बात ध्यान देनी होगी कि जब हम कहते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा जीवन है, जो चैतन्य शक्ति है, वो हमारे मेधस में, जहाँ ब्राह्मण लोग चोटी बनाते हैं, वहाँ से हमारे शरीर को संचालित करती है। लेकिन जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, ये हमारी नाभि से कंट्रोल होता है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि सबको लेप लगाना चाहिए, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर। लेप लगाना इसलिए ज़रूर है क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर सूजन आ गई है अंदर ही अंदर, उस सूजन के कारण भी, जिस तरह आपके शरीर में जब खाना नहीं पचता और ऊर्जा का प्रवाह नाड़ियों के अंदर रुक जाता है, ठीक इसी तरह से जब आपके शरीर अंदर नकारात्मकता रहती है, बहुत लंबे दुख रहते हैं, तो आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, खून प्रवाह नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ सूजन आ गई है ना। सूजन आने से, जैसा मैंने अभी कहा कि एक तत्व ही यदि अव्यवस्थित हो गया तो बाकी के 4 तत्व भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ बताई जा रही है, आप पूरा मन से 1 डे अनुष्ठान करें, उसके बाद आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। 15-20 दिन आप बिल्कुल ढंग का भोजन करें। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप 15-20 दिन करके देखिएगा, आप ठीक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से काफ़ी लोग स्वस्थ भी हो चुके होंगे, लेकिन क्या है कि जो हम सारा दिन अपने आप कुछ भी खाते पीते रहते हैं, हम यही नहीं देखते कि हमें कब प्रकृति के साथ किस तरह से रहना चाहिए। तो इस अव्यवस्था के कारण भी ज़्यादातर समस्याएं बनी हुई हैं। अब जैसे अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब है, कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा ही करे जा रहा है, तो वो अपने शरीर को अब खान पान से करेगा तो ठीक हो जाएगा। आंतरिक शरीरों की चिकित्सा और आंतरिक शरीर ऊर्जा से भरपूर हैं। सिर्फ अभी किसको ठीक करना है? बाहर के बाहरी शरीर को। ये बात समझनी है हमें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम।